चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिस्ट्री का कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है केमिकल बॉन्ड। बाकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, या NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी होता है, क्या होता है वैलेंस शेल, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में ये समझिए आप कि आखिर हम लोग बार बार बोलते हैं कि केमिकल बॉन्ड, आखिर ये बॉन्ड होता क्या है, किसको बोलते हैं बॉन्ड हम, ठीक है। तो आखिर बॉन्ड का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को जानेंगे, इसके बाद जानेंगे हम लोग कि केमिकल बॉन्ड का क्या कारण है, आखिर केमिकल बॉन्ड क्यों होता है केमिस्ट्री में, क्यों एलिमेंटों के बीच में बॉन्ड होता है, आखिर उसका रीजन क्या है। इसके बाद केमिकल बॉन्ड के कारण को समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड का कितने टाइप होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन फिलहाल में आप समझिए इन सारे बातों को साइड में करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर केमिकल बॉन्ड होता क्या है, किसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड, क्या होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड का डेफिनेशन होता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड कॉल्ड बॉन्ड। यानी बॉन्ड जो होता है वो एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी जो आप केमिकल बॉन्ड जो नाम सुनते हो भाई मेरे, वो केमिकल बॉन्ड कुछ और नहीं है बल्कि एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। फोर्स कैसे है इस बात को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप नाम सुने होंगे ऑक्सीजन गैस का, ठीक है ना, आप नाम सुने होंगे हाइड्रोजन गैस का, या आप नाम सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, या आप H2O का भी नाम सुने होंगे। इस बात के द्वारा हम क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे ऑक्सीजन अगर O2 बना होगा तो वाजिब सी बात है कि इसमें दो ऑक्सीजन मिला होगा, ऑक्सीजन का दो एटम मिला होगा और तब जाकर यह ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ होगा, यही कारण है। तो बात को समझिए, जब दो ऑक्सीजन मिला होगा इसके बाद ऑक्सीजन गैस बना होगा आपका, तो कोई ना कोई रीजन है या कोई ना कोई ऐसा बल है जिस फोर्स के द्वारा ये दोनों ऑक्सीजन के एटम को मिला रहा है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसा फोर्स होगा ना जो फोर्स इन दोनों ऑक्सीजन के एटम को मिला रहा है, मिलाने के बाद यह ऑक्सीजन गैस का क्या कर रहा है, आपका निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो आखिर वो कौन सा फोर्स होता है, आखिर उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो भाई मेरे देखो, ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम ले लिए हैं हम लोग, और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम ले लिए हैं। अब ये दोनों अगर मिलना होगा, अगर दोनों को आपस में मिलना होगा तो वाजिब सी बात है कि दो तरह का हम लोग जानते हैं फिजिक्स में, दो तरह का फोर्स होता है। एक होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है आपका रिपल्सिव फोर्स। अगर इन दोनों ऑक्सीजन के एटमों को मिलना होगा तो आखिर इसमें कौन सा फोर्स लगना होगा, कौन सा फोर्स जरूरी है। तो वाजिब सी बात है आप बोलिएगा यही कि सर इन दोनों को अगर मिलना होगा तो एक प्रकार के अट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत है। अगर रिपल्सिव फोर्स लगा देते हैं तो दोनों बहुत दूर भाग जाएंगे और कभी भी दो ऑक्सीजन के दोनों एटम आपस में नहीं मिलेंगे। तो दोनों को पढ़ेंगे रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग का क्या कारण है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग आखिर दो एटमों के बीच में होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में आखिर उनके एटमों के बीच में क्यों आखिर केमिकल बॉन्डिंग होता है, उसके कारण को समझेंगे। तो पहला आपका कारण क्या है भाई मेरे कि एनी एटम ट्राई टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू नियरेस्ट नोबल एटम। केमिकल बॉन्डिंग का पहला का कारण यह है कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने करीबी जो नोबल एटम है उसके जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेवे। और दूसरा आपका रीजन क्या है कि एनी एटम ट्राई टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट शेल टू अ स्टेबल। दूसरा रीजन यह है आपका कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने आउटर मोस्ट शेल में, हम अपने आउटर मोस्ट सेल में, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, मैग्नेटाइज आपका न्यूक्लियस होता है और इस सब को हम लोग बोलते हैं सेल या एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। और जो सेल बाहर में रहता है उसको आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है और जो इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर और क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। यानी दो रीजन के कारण आपका केमिकल बॉन्डिंग होता है। कौन कौन रीजन है, तो पहला रीजन आपका क्या है कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने नियरेस्ट नोबल एटम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेवे। और दूसरा रीजन यह है कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके और अपने आप में क्या हो जाए,
स्टेबल हो जाए। ठीक है, चलिए अब तक हम लोग समझ गए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड का रीजन क्या होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्ड का कितना टाइप होता है। तो केमिकल बॉन्ड का जो टाइप होता है भाई मेरे, वो आपका 5 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 5 तरह का। कौन कौन? एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है मेटालिक बॉन्ड और एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से पांचों के बारे में समझेंगे। ठीक है, और अभी आपको इन पांचों के सिर्फ हम आपको डिफिनेशन के रूप में एक शॉर्ट भाषा में आपको सिखा दे रहे हैं क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका हर एक का एक पर्सनली रूप से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पांचों के कंक्लूजन को रूप में निकाल कर आपको बता दे रहे हैं कि पांचों को क्या क्या एक प्रकार का कंक्लूजन निकलता है। और जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि पांचों के बारे में अलग अलग से, जैसे कि आपका एक क्लास आपका कोवैलेंट बॉन्ड पे होगा, एक क्लास आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे होगा, एक क्लास आपका मेटालिक बॉन्ड पे होगा, एक क्लास आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पे होगा। मतलब एक एक को करके हम लोग सीरियली ढंग से पांचों को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में हम लोग पांचों को अभी जस्ट हम लोग क्या समझ लेते हैं, डिफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग बारी बारी से जब अगला क्लास आपका होगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पांचों को अलग अलग करके। तो समझिए पांचों के बारे में। पहला आपका है आयनिक बॉन्ड। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है तो आपको बताना यह है कि जब मेटल के एटम और नॉन मेटल के एटम दोनों के बीच बॉन्ड अगर लगता है, यानी जब मेटल के एटम और नॉन मेटल के एटम के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तब उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl, NaCl के तो आप नाम सुने ही होंगे। NaCl में देखिए तो आपका एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। सोडियम अपने आप में मेटल होता है, क्लोरीन अपने आप में नॉन मेटल होता है। यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लगा होगा जिसके कारण NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है ना, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेटालिक बॉन्ड सॉरी आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो जब मेटल के एटम और नॉन मेटल के एटम आपस में अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल में आपका क्या है, NaCl। अगर आपसे कोई पूछेगा कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, किस बॉन्ड के द्वारा सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl बनाए हुए हैं, तो आपको क्या बॉन्ड बोलना है, आयनिक बॉन्ड बोलना है। ठीक है, अब NaCl कैसे बना है, किस तरह से एक सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले हैं, सोडियम के एटम क्लोरीन के एटम आपस में मिले हैं, इन सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे जब हम लोग एक पर्सनली रूप से आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे तब। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप से बता देना कि जब नॉन मेटल के एटम और नॉन मेटल के एटम के बीच आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मेटलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब नॉन मेटल और दूसरा एक और नॉन मेटल के दोनों एटमों के बीच में आपका जब बॉन्ड लागू होता है, जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आप नाम सुने होंगे Cl2 का, क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका Cl की दोनों के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लगा होगा तब जाके Cl2 बना होगा, और इसी फोर्स का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताना है कि आयनिक बॉन्ड में जब मेटल नॉन मेटल के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका लगता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक बात और मेरे भाई, कोवैलेंट बॉन्ड में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन और लॉस होता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही शेयर होता है। एक कोवैलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है ना, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। कौन सा का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जिसमें शेयर हो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे अगर इसका अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछेगा तो आराम से आप बता देना NH3। अगर कोई पूछेगा कि NH3 में किस तरह का बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NH3 में क्या होता है भाई मेरे कि नाइट्रोजन जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे मेटालिक बॉन्ड को। मेटालिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो जब मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक आपका मेटल है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, यानी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे।
तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में उसको हम लोग बोलते क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई मेरे, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी वैसा इलेक्ट्रॉन जो मतलब एक जगह से गेन या लॉस होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये पॉजिटिव आपको जो चार्ज नजर आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल आयन। और यही मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपका फोर्स लगेगा वही फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक फोर्स। साथ ही साथ सबसे एक बेस्ट बात आपको जो याद करने वाला है वो ये है कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ई और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों जो बॉन्ड होता है वो दो अलग अलग एटमों के बीच में लगते हैं। लेकिन मेटालिक बॉन्ड जो आपका होता है वो एक ही एटम के बीच में आपका लागू होता है। यानी एक ही एटम के अंदर में ये आपका क्या होता है, बॉन्ड लागू होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा बॉन्ड है जो एक ही एटमों के बीच में लागू होता है तो आपको कौन बताना है, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड होता क्या है, तो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में लगे हुए आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं मेरे, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्यों होता है तो हम लोग समझेंगे कि मेटालिक बॉन्ड जो होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी के लो के कारण आपका होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो वह मिनिमम एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी को कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए कोई भी एटम के पास होता है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इन सारी बातों को समझेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग पांचों का क्या समझ रहे थे, डिफिनेशन को समझ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। तो आप यहां से बताइए कि आपका इन चारों में प्रॉब्लम है कि नहीं है। चारों में हम लोग आपको डिफिनेशन समझ लिए। आयनिक बॉन्ड का क्या होता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होगा तो कोऑर्डिनेट। और मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो आप इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। और साथ ही साथ मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो सेम एटम के बीच में लागू होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे केमिकल बॉन्ड का कुछ कॉन्सेप्ट बारे में, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या होता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस बात को समझिए। जैसे हम लोग यहाँ तक अभी तक समझ चुके हैं, क्या क्या समझ लिए, तो यही समझे कि केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के एटमों के बीच में या किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के एटमों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड के रीजन क्या है, क्या क्या रीजन है, आखिर क्यों केमिकल बॉन्ड होता है। तो पहला रीजन हम लोग केमिकल बॉन्ड का यह समझे कि केमिकल बॉन्ड का पहला रीजन यह है कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने करीबी नोबल एटम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा रीजन यह है कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने बाहरी कक्ष में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके अपने आप में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। यानी यही दो रीजन के कारण आपका क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। जब इतना रीजन हम लोग समझ चुके हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या कारण है, तब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस ये बेसिक है आपका। केमिस्ट्री क्या सब बेसिक माना जाता है जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग में समझ रहे हैं। पहला है आपका वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, तो वैलेंस शेल का डेफिनेशन होता है कि कोई भी एटम के बाहरी जो सेल होता है उसी को बाहरी आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। और उस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं भाई मेरे, ठीक है। चलिए तो वैलेंस शेल का डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए कि बाहरी कक्ष में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसमें आपको जो ये नजर आता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, सेल बोलते हैं। थोड़ा सा इसको समझाते हैं आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एटम है, तो इसमें जो आपको ये सब नजर आएगा वो आपको क्या नजर आएगा, सेल नजर आएगा। इसको हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। तो आपको जो ये बाहर वाला जो सेल है ना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं भाई मेरे, वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वही इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तब आप ये भी पूछिएगा कि ठीक है सर, बाहरी वाला सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोल देते हैं और उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन अंदर जो सेल है उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा अंदर के सेल में, उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है। तब जो बाहरी मतलब वैलेंस सेल के छोड़कर बाहर में अंदर में जो सेल बच जाते हैं और इस अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इन
इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जो अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब कुछ आगे समझते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी किसको बोलते हैं? जैसे हम वैलेंसी लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे तरीका से जानते होंगे वैलेंसी किसको बोलते हैं, लेकिन डिफिनेशन नहीं पढ़े होंगे। बहुत बेसिक डिफिनेशन होता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और डिफिनेशन भी लिखे हुए हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज शेयर और गेन टू अ स्टेबल कॉल्ड वैलेंसी। यानी इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो कोई भी एटम शेयर और गेन करता है स्टेबल होने के लिए, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम वैलेंसी बोलते हैं। फिर से समझते हैं, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर या गेन करता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? वैलेंसी बोलते हैं। जैसे एक आपका टीचर है जो पॉलिटेक्निक में आया हुआ था, ठीक है ना, और ये पॉलिटेक्निक में नहीं, बहुत एग्जाम में जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा हुआ था कि NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, तो आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आपको वैलेंसी पता करना है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, और स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे इसके बाद क्लास में, लेकिन फिलहाल में समझो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि एटॉमिक नंबर आपका 6 है, और भाई मेरे आपको बेसिक केमिस्ट्री चाहिए तो कम से कम कि कोई भी जीरो लेवल का अगर कोई भी लड़का होना जिसको कुछ नहीं बुझाता केमिस्ट्री में, उसको कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद ही होना चाहिए, और उसका वैलेंसी, तभी आपको काम चलने वाला है, वरना केमिस्ट्री आपको समझ से बाहर है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 नहीं 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका 2 और 6 होगा। तो आपका बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन करते हैं हम लोग, 4 आपका हो गया, और 4 के बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 है। कितना रहेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो याद करिए पीछे अभी जस्ट हम बताए हैं ऑक्टेव लॉ, और ऑक्टेव लॉ कहता कुछ है कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ये भी ऑक्सीजन सोचेगा कि हम अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर और स्टेबल हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को तो इसको चाहिए नहीं, क्योंकि 6 को तेरा पास है, तो ये को चाहिए। ये दूगो एकरा से लेगा, और लेने के बाद इसके पास हो गया 8 को, और ये अपने आप में क्या हो गया भाई मेरे? अस्टेबल हो गया। अब इसके बाद यह भी तो दूगो लेगा ना, क्योंकि यह भी आपका क्या है? अनस्टेबल ही था ना। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है, और शेयरिंग करने में वो फोर्स लगा होगा, और वही फोर्स कौन कहलाएगा? बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। अब बात बॉन्ड का नहीं है, हम बात कर रहे हैं वैलेंसी का। अब बताइए कि ये ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप में स्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि हमको यही पता करना है कि जितना इलेक्ट्रॉन को लेकर या देकर जो स्टेबल होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो आप यही कहिएगा कि सर ये जो ऑक्सीजन एटम है वही इस एलिमेंट से इस ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ज्यादा नहीं लिया है, 2 को लिया है। तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। साथ ही साथ इसका भी वैलेंसी आपका कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका 2 ही बोल रहा है ना, तो 2 वैलेंसी हो जाएगा। तो खैर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है अमोनिया में। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, इस बात को समझिए। तो सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन हम आपको 3 को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इतना तो आप बना ही सकते हो, ठीक है ना, बेसिक बात है, सब कोई हर एक बच्चा जानता है इतना, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बाबू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बाहर वैलेंस शेल में। और नाइट्रोजन का वैलेंसी आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, तो इसका हो जाएगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 और 5 यानी 5 होगा। तो बाहरी कक्ष में इसको हम लोग 5 को कर लेते हैं, 3 और 2 5। हाइड्रोजन को भी कर लेते हैं, बाहर में 1 है तो 1 कर लेते हैं। अब बताओ मेरे भाई कि हाइड्रोजन को कम स्टेबल होने के लिए कितना आवश्यकता है। तो अभी तक हम बताते आ रहे हैं कि कोई भी एटम यह सोचता है कि हम अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर और स्टेबल हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर एक्सेप्शन है। और हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट 2 से आपका स्टार्ट होता है, तो एक इसके पास तो है ही है, एक और चाहिए, यानी इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इससे ले लेगा। साथ ही साथ इसका भी तो एक ही हो सकता है ना, एक इससे भी ले लेगा, इस भी तो हाइड्रोजन है तो ये भी ले लेगा। चलिए, तीनों हाइड्रोजन अपने आप में स्टेबल हो गया है मेरे। अब बात समझिए, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को स्टेबल होने से तो मतलब है नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम अपने 3 को दोस्त को दे दिए पैसा, और हमको मान लीजिए कि पैसा की जरूरत हो गया, तो हम मांगेंगे ना, वही हाल नाइट्रोजन के साथ भी होता है। नाइट्रोजन के पास 5 को है, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, तो 3 और चाहिए, क्योंकि कोई भी सोचता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए, तो 5 तो है, 3 और चाहिए। तो 3 मिलेगा कहां से भाई मेरे, तो ये 3 को दोस्त के देते हैं, याद करो, यहाँ पे देखो 3 को दोस्त को दिया है, तो पहला तो इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा, यानी आपका तीनों से ले लिया और तीनों से एक ले लिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 8 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यह अपने आप में क्या हो गया, नाइट्रोजन अस्टेबल हो गया। अब बताना मेरे भाई कि हम अगर आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेकर अस्टेबल हो गया, तो आप यही कहिएगा कि सर इस नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये टोटल 3 को इलेक्ट्रॉन लेता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेकर और अस्टेबल हो जाता है, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होगा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लेकर कोई भी एटम स्टेबल होता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो हम लोग इस बात को बेसिक कांसेप्ट में हम लोग इस बात को समझ गए होंगे कि क्या होता है वैलेंस, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या होता है वैलेंसी। साथ ही साथ NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, इस बात को भी हम लोग समझ गए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़े कि बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के एटम और कंपाउंड के एटमों के बीच में आपका लागू होता है, यानी वो अट्रैक्शन फोर्स जो किसी भी मॉलिक्यूल के एटमों के बीच में लागू होता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े कि बॉन्ड का रीजन क्या होता है। तो पहला बॉन्ड का रीजन है कि कोई भी एटम अपने नजदीकी नोबल एटम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा हम लोग ये समझे कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके और क्या सोचता है कि हम अपने आप में अस्टेबल हो जाए। और इसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का आपको इसके चारों जो पांचों टाइप आपको हम क्या कर दिए, बता दिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।